अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। अब रिसर्च डिज़ाइन आपको पहले ही पता क्या होता है। चलिए एक बार और बता दें। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका जो जो भी रिसर्च है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और टाइप्स डिसाइड करता है कि आप वेरिएबल को कैसे हैंडल करोगे या रिजल्ट कैसे एनालाइज करोगे। तो the researcher design basically determine the structure of your research, and the types determine how will handle the variable and analyze the result. ये सब टाइप्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के। फर्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कोसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशनल डिज़ाइन एंड द एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन। उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। जो हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम बात करते हैं वेरिएबल रिसर्च क्या होता है। रिसर्च में वेरिएबल का मतलब क्या होता है आपको भी पता है। वेरिएबल क्या होता है? जो वैरी करता है। बट इन रिसर्च वेरिएबल आर द बेसिक एलिमेंट दैट कैन चेंज और वेरी फ्रॉम वन कंडीशन पर्सन और सिचुएशंस टू अनदर। यानी कि कंडीशन टू कंडीशन, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी कि वैरी करता है, उसमें वेरिएबल बोलते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड डाटा एनालिसिस आर बेस्ड ऑन देम। क्योंकि सारा इसी का खेल है। क्या लिखा हो? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड डाटा एनालिसिस आर बेस्ड ऑन देम। किस पे? वेरिएबल पे। कौन सा वेरिएबल हम सिलेक्ट करेंगे? वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको भी पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो किसी पे भी डिपेंड ना करता हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी वेरिएबल पे जो डिपेंड होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट ना हो। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल, वो वेरिएबल है दैट द रिसर्चर चेंजेस और कंट्रोल हिमसेल्फ सो दैट इट कैन been seen what effect that changes has on the other variable dependent। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिससे रिसर्च खुद चेंज या कंट्रोल करते हैं। जो भी रिसर्च होते हैं वो खुद चेंज करते हैं या कंट्रोल करते हैं, ताकि देखा जा सके कि उस चेंज का इफेक्ट दूसरी वेरिएबल, यानी कि दूसरी वेरिएबल क्या मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ता है। वही चीज़ लिखा हुआ है। समझ गए आप? अब इन सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं किसे द थिंग्स दैट द रिसर्चर चेंजेस इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। द थिंग्स दैट द रिसर्चर चेंजेस इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए? अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो चलिए हम जान लेते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इट इज कंट्रोल और चेंज बाय द रिसर्च। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी इसका जो फुली कंट्रोल होता है या चेंज कर सकते हैं वो रिसर्चर ही चेंज कर सकता है। देयर कैन बी वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन स्टडी। आपका जो स्टडी होगा उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। इट मस्ट बी मेजरेबल लाइक टाइप क्वांटिटी। इट हेल्प टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हेल्प करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में। एग्जाम्पल, इफ यू आर कंपेयरिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो यदि एग्जांपल की बात करें, इफ यू आर कंपेयरिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टाइप ऑफ एल्गोरिदम हो गया, लाइक मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पे डिपेंडेंट हो, डिपेंड करता। ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट द रिसर्चर्स मेजर ऑब्जर्व इन एन एक्सपेरिमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि अगर सॉरी it depends on the independent variables. It depends on the independent variable, meaning if the researcher changes the independent variable, the dependent वेरिएबल्स ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई भी रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है। तो जो भी रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी अगर चेंज करता है तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हो इस पे डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा होगा इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीनिंग इफ द रिसोर्स चेंजेस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। द रिसर्चर डज नॉट चेंज इट, दे ओनली मेजर ऑब्जर्व इट। रिसर्चर इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज रिसर्चर उसी को कर सकता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। दे ओनली मेजर ऑब्जर्व, डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बस। इट शोज द इफेक्ट और आउटपुट ऑफ द स्टडी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट बी मेजरेबल।
इट हेल्प टू द हेल्प टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब एग्जांपल की बात करते हैं। इफ़ यू आर टेस्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी यूजेज, यानी कि अगर सब, जैसे कि बबल सॉर्ट में आप किसी भी एल्गोरिदम को सॉर्ट करोगे, डाटा को सॉर्ट करोगे, या बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट हो, तब डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, मेमोरी, यानी कि अगर आप वेरिएबल बबल सॉर्ट से करते हो तो कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये तो किस पे डिपेंड करता है, उस एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, कौन सा आप एल्गोरिदम यूज करते हो। वही डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम या मेमोरी यूजेज हो गया। अब बात करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में, हम बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे पहले पढ़ लो। एक कंफाउंडिंग वेरिएबल इज एक्स्ट्रा फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब और कंफ्यूज द इफेक्ट ऑफ द मेन वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन एक्सपेरिमेंट बट इट अफेक्ट द रिजल्ट। आप ऐसे समझ सकते हो कि कंफाउंडिंग वेरिएबल वो एक्स्ट्रा फैक्टर है जो एक्सपेरिमेंट में मेन वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट को डिस्टर्ब या कंफ्यूज कर सकता है। ये डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं होता, लेकिन रिजल्ट जो भी होता है उस पर इफेक्ट डालता है। सिंपल वर्ड में अगर इसको ऐसा समझा जाए तो ऐसे आप कंफाउंडिंग वेरिएबल को समझ सकते हो, वो चीज़ें जो रिजल्ट को गलत या कंफ्यूजिंग बना देती है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इफ़ यू आर टेस्टिंग वेदर अ न्यू टेक्नोलॉजी, सॉरी न्यू टीचिंग मेथड यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्प्रूव्स अ स्टूडेंट स्कोर। तो जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, ऑब्वियसली इस बात, सपोज कोई ओल्ड टीचिंग मेथड है, कोई न्यू टीचिंग मेथड है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट क्या स्टूडेंट पर पड़ेगा, क्या स्टूडेंट के मार्क्स पर पड़ेगा, स्कोर पे पड़ेगा। तो स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टीचिंग मेथड पे डिपेंड कर रहा है। तो टीचिंग मेथड यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो भी उसके बेस्ड पे कैसा पढ़ाता है, न्यू है या न्यू टीचिंग मेथड अच्छा है या खराब है, तो उसका इम्प्रूव जो इफेक्ट है वो किस पे देखने को मिलता है, स्टूडेंट स्कोर पे देखने को मिलता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, ओल्ड वर्सेस न्यू, कुछ ओल्ड रहा होगा, अब जो न्यू आ गया वो न्यू है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, स्टूडेंट एग्जाम स्कोर। तो स्कोर किस पे डिपेंड करता है, टीचिंग मेथड पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्टूडेंट एग्जाम स्कोर। अब बात करते हैं पॉसिबल कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब इसमें जो है, ये हम एग्जाम्पल दे दिए आपको, इसमें आपको हम बता दें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब हम बताते हैं कि पॉसिबल कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें से क्या हो सकते हैं, इस एग्जाम्पल में से। जैसे कि स्टूडेंट प्रायर नॉलेज को हम बोल सकते हैं, है कि नहीं, या डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। पॉसिबल कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होगा, क्या हो सकता है, चलो आप बताओ। सपोज ऐसे भी तो हो सकता है कि इसे, मतलब कोई भी न्यू टीचिंग मेथड है या ओल्ड टीचिंग मेथड आया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जब न्यू टीचिंग मेथड आया, हो सकता है पहले से खराब हो या पहले से अच्छा हो। और जब एग्जाम होता है तो क्या हो सकता है, जब एग्जाम होता है तो ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट को पहले से ही नॉलेज है उसके बारे में जब एग्जाम लिया जाए, है कि नहीं। तो सपोज आप टेस्ट कर रहे हो कि नया टीचिंग मेथड यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से स्टूडेंट को स्कोर इंप्रूव होता है या नहीं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, टीचिंग मेथड, ओल्ड वर्सेस न्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीज हो गया। कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है, स्टूडेंट को पहले से नॉलेज लेवल हो सकता है, या क्या बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम बोलते हैं, एग्जाम का डिफिकल्टी वाई। अब अगर स्टूडेंट का स्कोर सिर्फ टीचिंग मेथड से इंप्रूव दिख रहा है लेकिन असल में स्टूडेंट की पहले से नॉलेज ज़्यादा थी या एग्जाम इजी था, तो रिजल्ट ट्रू इफेक्ट नहीं बताता है। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की असली इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ तक समझ गए कि सपोज अभी तो बताया ना कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, और इस चीज अभी जो एग्जांपल हम दिए इस चीज में से हम कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम फाइंड कर रहे हैं। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं या तो स्टूडेंट का प्रायर पहले से ही नॉलेज होगा। अगर एग्जांपल की बात करा जाए तो सपोज अगर स्टूडेंट का स्कोर सिर्फ टीचिंग मेथड से इंप्रूव दिख रहा है, सपोज दो टीचिंग मेथड लाया गया, एक ओल्ड था और एक न्यू था, न्यू टीचिंग था। अगर स्टूडेंट का स्कोर सिर्फ टीचिंग मेथड से इंप्रूव दिख रहा है लेकिन असल में स्टूडेंट की पिछले से नॉलेज ज्यादा थी, सपोज ऐसा होता है ना कि कोई ओल्ड मेथड है, कोई न्यू मेथड है, न्यू टीचिंग मेथड,
तो न्यू टीचिंग मेथड जो पढ़ा रहा है जो भी टीचर्स, वो सबको, सब स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, बट ओल्ड आ रहा था, बट ऐसा भी तो हो सकता है, बट न्यू टीचिंग जो मेथड जो है ना, वो किसी भी स्टूडेंट का अगर माइंड जो भी हो ज़्यादा ब्रिलियंट हो वो समझ सकता है। तो पूरा ओवरऑल रिजल्ट तो नहीं आया। तो ये सब चीज़ें कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो ये चीज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल था। हाउ टू कंट्रोल कंफाउंडिंग वेरिएबल, हम कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रैंडमाइजेशन से, मैचिंग से, स्टैंडर्डाइजेशन से, स्टैटिकल कंट्रोल से। हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हम डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चलिए डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पहला तो हम फीचर देते हैं, ट्रीटमेंट या कंडीशन। डज नॉट रिसीव द न्यू ट्रीटमेंट और रिसीव द न्यू ट्रीटमेंट। फर्स्ट हमारा यही क्या बोलते हैं डिफरेंस है यार। सेकंड क्या है? एक्सपेक्टेशन, नो मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मेजरेबल चेंजेस एक्सपेक्टेड। थर्ड है रैंडम असाइनमेंट, किस में? कंट्रोल ग्रुप में। रैंडमली असाइंड लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इसमें क्या होगा? रैंडमली असाइंड लाइक कंट्रोल ग्रुप। एग्जाम्पल ओल्ड टीचिंग मेथड और न्यू टीचिंग मेथड। रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडोमाइजेशन क्या होता है? अब बात करते हैं रैंडमाइजेशन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। Randomization means randomly assigning participant to data point to control an experimental group। यानी कि पार्टिसिपेंट या टेस्ट केसेस को रेंडमली असाइन करो। रेंडमली असाइनमेंट से कंफाउंडिंग फैक्टर क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सपोज अगर आप दो ग्रुप से टीचिंग मेथड टेस्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट को रेंडमली ग्रुप में डिवाइड करो ताकि पहले से नॉलेज का इफेक्ट दोनों ग्रुप में इक्वली हो। तो रेंडमाइजेशन ये होता है। रेंडमाइजेशन मीन्स रेंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट डाटा पॉइंट द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दिस गिव्स ईच पार्टिसिपेंट एन इक्वल चांस टू बी एनी ग्रुप। अब रेप्लीकेशन क्या होता है? चलिए रेप्लीकेशन के बारे में हम जानते हैं। रेप्लीकेशन मीन्स रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट और टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। Replication is repeating the experiment or taking multiple observation. It ensures that the results are not due to the chance or a specific condition. Replication means होता है कि repeating the experiment or taking multiple observation. It ensures that the results are not due to the chance of specific conditions. यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो, रेप्लीकेशन मतलब क्या है? किसी भी चीज को रिपीट करना। तो रेप्लीकेशन में रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट और टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को उसमें फाइंड करते हैं। रेप्लीकेशन में एक ही चीज को बार बार चीज को हम ट्राई करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन हम वो गैदर करते हैं। इट इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर नॉट ड्यू टू द चांस और स्पेसिफिक। ये रेप्लीकेशन इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि होता है ना, रेप्लीकेशन अगर नहीं करेंगे तो सपोज एक बार बाई चांस अगर सही रिजल्ट आ जाए या गलत रिजल्ट आ जाए, तो हम बार बार रेप्लीकेट करके, रिपीटिंग करके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमारा कोई चांस नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं था कि मतलब सही हो गया या गलत हो गया। तो सही ऑब्जर्वेशन, सही एनालिसिस से पता चल जाता है, ऑब्जर्वेशन से सही रिजल्ट पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं इथिकल इशू। क्या बात करेंगे? इथिकल इशू के बारे में। इथिकल इशू इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। सो कंप्यूटर साइंस में इथिकल इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं। इथिकल इशू इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। कंप्यूटर साइंस रिसर्च लाइक एआई हो गया, डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑनलाइन सिस्टम हैज़ अ बिग इम्पैक्ट on daily life. That's why it's important to follow ethics in research. Ethical research ensure that technology safe, decisions are fair, and the human rights are respected. तो कंप्यूटर साइंस आप ऐसे समझ, कंप्यूटर साइंस रिसर्च जैसे कि एआई हो गया, डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या ऑनलाइन सिस्टम को का हमारी डेली लाइफ पे क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि रिसर्च में एथिक्स का ध्यान रखा जाए। एथिक्स इंश्योर करता है कि रिसर्च क्या हो, सेफ हो,
फेयर हो, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कॉमन इथिकल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं कंप्यूटर साइंस रिसर्च में। फर्स्ट है यूजर कंसेंट, एल्गोरिदम बायस, सिक्योरिटी रिस्क एंड द प्लेगरिज्म। तो यूजर कंसेंट क्या होता है? यूजर कंसेंट मतलब ऐसे इसको समझ सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करने से पहले यूजर को इन्फॉर्म और परमिशन लेना। एल्गोरिदम बायस मतलब अगर एल्गोरिदम बायस्ड डेटा पर ट्रेन है तो अनफेयर डिसीजन हो सकता है। ऑब्वियसली जब बायस्ड डेटा पर ट्रेन हो कोई भी एल्गोरिदम तो अनफेयर डिसीजन हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क, अगर पूर्ली टेस्टेड सॉफ्टवेयर से हैकिंग या डाटा लीक का रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है कॉमन इथिकल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च में, ये सब चीज़ है। टाइप्स ऑफ डाटा इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। डाटा क्या होता है? डाटा तो आप समझ सकते हैं, डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च। वेदर वी ट्रेन एआई मॉडल, टेस्ट एल्गोरिदम और डिजाइन सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डाटा। डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एआई मॉडल्स को ट्रेन करो या किसी भी एल्गोरिदम का टेस्ट करो या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डाटा। तो डाटा इज मेनली डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होता है? जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि टेबल फॉर्म में रो और कॉलम में अरेंज रहता है। इसमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट या स्कीमा होता है। फॉर्मेट को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। तो इसमें एक तरह का फिक्स्ड फॉर्मेट हम बोल सकते हैं जिससे डाटा को इजीली सर्च कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सेस किया जा सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा इज डाटा दैट इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड द कॉलम्स लाइक इन अ टेबल्स और स्प्रेडशीट। इट हैज अ फिक्स्ड फॉर्मेट और स्कीमा बोल सकते हैं, सो दैट द डाटा कैन बी इजीली सर्च एंड एनालाइज्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज यूज इन डाटा एनालिसिस, एल्गोरिदम टेस्टिंग एंड द मशीन लर्निंग। इसमें स्ट्रक्चर डाटा को इन चीज़ों में हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस लाइक एसक्यूएल, इजी टू प्रोसेस एनालाइज, डाटा टाइप्स आर क्लियरली डिफाइंड। ऑब्वियसली से जब स्ट्रक्चर ही क्लियर है, जब सारा डाटा फिक्स्ड मैनर में स्टोर है तो उसको एक्सेस एनालाइज करना भी इजी हो जाएगा। तो डाटा टाइप्स आर क्लियरली डिफाइन आता है उसमें। एग्जाम्पल हो गया लाइक एक्सेल सीट हो गया या डाटाबेस लाइक माई स्क्यूएल या पोस्टग्रेड एसक्यूएल हो गया, ये सब। अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर डाटा के बारे में। सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर डाटा का फॉर्मेट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फिक्स टेबल जैसा नहीं, बट थोड़ा सा थोड़ा ऑर्गेनाइज होता है। मतलब एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज डाटा है, मतलब थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, यानी कि स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर डाटा हैज अ स्लाइटली फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, नॉट क्वाइट लाइक फिक्स टेबल बट स्टिल इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब उतना ऑर्गेनाइज नहीं, बट तब पर भी ऑर्गेनाइज रहता है। आपको तो वर्ड से ही पता चल रहा होगा सेमी स्ट्रक्चर डाटा। इट कंटेन्स टैग्स और की वैल्यू पेयर्स दैट सेपरेट द डाटा। इसमें टैग्स या की वैल्यू पेयर होते हैं जो डाटा को सेपरेट करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डाटा। पार्शियली ऑर्गेनाइज डाटा, नॉट फिक्स्ड होता है, नो फिक्स्ड स्कीमा, इसका फिक्स कोई स्कीमा नहीं होता, डाटा स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल होता है, कैन स्टोर हायरार्किकल और नेस्टेड डाटा। एग्जांपल जैसे कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होगा, जेसॉन फाइल्स हो गया या नो एसक्यूएल्स हो गया डाटाबेस। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज वाइडली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन, आईओटी सिस्टम एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आपको नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा डाटा जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट या स्कीमा में नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट और स्कीमा। इट इज़ रो डाटा, इट कैन बी टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या सेंसर डाटा हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, नो फिक्स, इसका कोई स्कीमा कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, हार्ड टू स्टोर इन द ट्रेडिशनल डेटाबेस। ऑब्वियसली सी बात होगी जब सही से स्टोर नहीं रहेगा, फिक्स मैनर में स्टोर नहीं हो तो उसको एक्सेस या एनालाइज करना भी थोड़ा मुश्किल, हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड टू स्टोर इन ट्रेडिशनल डेटाबेस कैन इंक्लूड मेनी डाटा टाइप्स, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। एग्जाम्पल हो गया टेक्स्ट फाइल हो गया, ईमेल्स हो गया, रिसर्च पेपर और सोशल मीडिया पोस्ट हो गया। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ डाटा के बारे में। अब हम किस में बात करते हैं? हम सोर्स ऑफ डाटा के बारे में बात करते हैं। अब सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? सोर्स ऑफ डाटा का क्या मतलब हुआ? तो रिसर्च में डाटा, ऑब्वियसली डाटा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। डाटा सब कुछ डाटा ही है अपने आप में।
तो रिसर्च में डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाटा हमेशा दो मेन सोर्स से मिलते हैं, तो डाटा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिसर्च। डाटा ऑलवेज कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, डाटा जो आता है मेन डाटा ऑलवेज कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज से आते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा से हम डाटा को ले सकते हैं, और सेकेंडरी डाटा से, डाटा सोर्स से हम डाटा को ले सकते हैं। तो द मेन डिफरेंस दैट द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय द रिसर्च, प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्च, जो भी रिसर्च होता है वो खुद कलेक्ट करता है डाटा को, वाइल सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, यानी कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो रिसर्च से खुद कलेक्ट नहीं करता है, कोई और दूसरा कलेक्ट करता है। एल्स विच बी यूज इन आवर रिसर्च, जो अपने रिसर्च में यूज करता है। प्राइमरी डाटा, अब हम प्राइमरी डाटा को थोड़ा हम डिटेल्स में समझ रहे हैं, वैसे तो हम पूरा डिटेल्स में नहीं समझ रहे हैं बट थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। A primary data is data that the researchers collect themselves for the purpose of their research. प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्च खुद अपने रिसर्च के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व डायरेक्शन इंटरेक्शंस विद पीपल, सिस्टम और एनवायरनमेंट, ये खुद इंटरेक्ट करते हैं, चाहे पीपल से हो या इन्वायरमेंटल से हो या ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं प्राइमरी डाटा को हम कैसे हम कलेक्ट, किस किस मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो रिसर्च अपने रिसर्च के लिए खुद डाटा को कलेक्ट करता है। अब मेथड ऑफ कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी डाटा को हम कैसे, किस मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली से बात है, सर्वे से कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनरी से कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड सिमुलेशन से कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू करा के कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट, फोकस किसी भी ग्रुप को फोकस करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोज ऑफ एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डाटा। इट इज़ रिलेवेंट टू द रिसर्च पर्पस, ये रिसर्च पर्पस के लिए रिलेवेंट है, यानी कि रिसर्च के पर्पस के हिसाब से रिलेवेंट होता है डाटा। और सेकंड, रिसर्च हैज़ फुल कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड फॉर्मेट, जो भी डाटा होता है उसका फुल कंट्रोल होता है रिसर्चर्स का, किस तरह का मुझे डाटा लेना है वो फुली कंट्रोल होता है। न्यू एंड एक्यूरेट डाटा इज ऑब्टेन, और एक्यूरेट डाटा ऑब्जर्व करता है इसका प्राइमरी डाटा। ऑब्वियसली से बात है, जब कोई भी रिसर्चर खुद जब डाटा को कलेक्ट करेगा तो एक्यूरेट डाटा को ही कलेक्ट करेगा, ऑब्टेन करेगा, वो यहाँ पे लिखा। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं प्राइमरी डाटा। अब जब खुद रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करे तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली टू कलेक्ट, फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज। मे नीड इथिकल अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब यूजुअली लिमिटेड इन साइज और स्कोप। अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के बारे में अभी हम बताएंगे। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो रिसोर्सेज खुद डाटा को न कलेक्ट करके वो कोई और ही करता है, उस डाटा को कोई और ही किया रहता है, या पहले से डाटा कलेक्टेड रहता है। तो सेकेंडरी डाटा इज डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स बट बी रीयूज इट फॉर आवर रिसर्च, यानी कि डाटा पहले से कलेक्ट रहता है और उसको अपने रिसर्चर यूज करता है, रीयूज करता है डाटा को। सोर्स, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से हम डाटा को, सेकेंडरी डाटा को ले सकते हैं, किस सोर्स से। तो ऑब्वियसली से बात है, आप या तो रिव्यू पेपर से, या रिसर्च पेपर जर्नल से ले सकते हैं, पब्लिक डाटा सेट से ले सकते हो, बुक से ले सकते हो डाटा, या गवर्नमेंट रिपोर्ट या स्टैटिक से डाटा ले सकते हो। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में। इजिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली जब कोई भी डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है बुक्स में या कहीं पे भी, तो इजिली अवेलेबल कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा नहीं एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। सेव टाइम एंड एफर्ट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एफर्ट भी नहीं लगेगा। यूजुअली लार्ज स्केल एंड डाइवर्स होता है। डिसएडवांटेज के बारे में, मे नॉट एग्जैक्टली मैच योर रिसर्च पर, ऑब्वियसली से होता है जब हम डाटा खुद कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग वो डाटा मिले, थोड़ा बहुत चेंज रहता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वहीं लेंगे, मे नॉट एग्जैक्टली मैच योर रिसर्च पर्पस। कैन हैव क्वालिटी इशू, क्वालिटी की भी इशू होती है क्योंकि हम तो कर नहीं रहे हैं, मुझे जैसा चाहिए, अब जैसा ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा उसी पे तो हम वर्क करेंगे। तो कैन हैव क्वालिटी इशू, डाटा में भी आउटडेटेड और बायस्ड, रॉ डाटा इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अब बात करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में डिफरेंस। इस डाटा के डिफरेंस, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सोर्स और सोर्स। अब बात करते हैं प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या है। ऑब्वियसली से बात है कलेक्टेड बाय रिसर्चर एंड इसका कलेक्टेड बाय अदर्स, हम नहीं कलेक्ट करते, रिसर्चर कलेक्ट नहीं करता है, वो कोई और ही करता है, तो कलेक्टेड बाय अदर्स। अब प्राइमरी डाटा का क्या पर्पस है, फॉर करेंट रिसर्च के लिए, फॉर अनदर पर्पस के लिए। कॉस्ट टाइम, ऑब्वियसली जो प्राइमरी डाटा वो खुद से करेगा तो हाई होगा कॉस्ट और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसमें लो। कंट्रोल,
अब जब हम खुद से डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उस डाटा पे हमारा फुल कंट्रोल रहेगा, कैसे कौन सा डाटा मुझे लेना है, बट इसका कंट्रोल लिमिटेड होगा। प्राइमरी डाटा इज मोर एक्यूरेट देन सेकेंडरी, आपको तो पता है कि मोर एक्यूरेट होगा और लेस एक्यूरेट देन प्राइमरी डाटा। डिफिकल्ट इन कलेक्टिंग डाटा, नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डाटा। अब बात करते हैं हाउ टू चेक डाटा सोर्स रिलायबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं कि डाटा सोर्स की रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी है। आपको हर डाटा यूज करने से पहले उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि हर एक डाटा को यूज करने से पहले आपको रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी रिसर्चर को। तो बिफोर यूजिंग एनी डाटा, रिसर्चर्स मस्ट इंश्योर दैट इट्स रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। हियर आर द की क्राइटेरिया। पहला तो एक्यूरेसी होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। पहला तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज द डाटा फ्री फ्रॉम एरर और इनकन्सिस्टेंसी। पहला तो एक्यूरेसी देखता है वो, इसे मेरे लिए मतलब जो भी डाटा को कलेक्ट करे वो रिलायबल है कि नहीं। तो पहली बात तो रिसर्च से एक्यूरेसी देखता है, वो डाटा एक्यूरेट है या नहीं, या कहीं एरर तो नहीं। सेकेंड, अथॉरिटी, हु कलेक्टेड द डाटा, गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि मतलब किसी का डाटा वो यूज कर देगा, ये अथॉरिटी पर्सन का ही डाटा यूज करेगा। फिर देखेगा वो रेलेवेंस। अब इसमें बात करते हैं कि हमारा डाटा रिलायबल है कि नहीं, इसमें इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब रिलेवेंस, इज द डाटा सुटेबल फॉर योर रिसर्च टॉपिक और नॉट। ये चीज़ फिर चेक करेगा जो भी डाटा है वो हमारे टॉपिक के लिए सही है या स्ट्रॉन्ग है या मतलब करेक्ट है या नहीं है। फिर टाइमली, इज द डाटा रिसेंट एंड अप टू डेट। रिसेंट एंड अप टू डेट, डाटा जो भी दिया गया है वो अपडेटेड है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं। ऑब्जेक्टिविटी, is the data unbiased or based on opinion, and completeness is all the required information available। जो भी हम डाटा खोज रहे हैं वो जो भी डाटा अवेलेबल हो वो सारा इन्फॉर्मेशन उस डाटा में अवेलेबल है या नहीं। ये सब चीज़ रिलायबिलिटी के लिए कोई भी रिसर्चर चेक करता है बिन उस डाटा को यूज करने से पहले। ये सब चीज़ें देखता है, एक्यूरेसी देखता है, अथॉरिटी देखता है, रिलेवेंस देखता है, टाइमलीनेस देखता है, ऑब्जेक्टिविटी देखता है, कंप्लीटनेस देखता है। अब बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या होता है, ऑब्वियसली से बात है, सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि बड़ी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सैंपल मतलब क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम या डाटा सेट में कुछ पार्ट को निकाल लेना सैंपल के तौर पे। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम या डाटाबेस में से कुछ लोग या डाटा पॉइंट से सेलेक्ट करना ताकि रिसर्च एफिशिएंट हो सके। तो सैम्पलिंग में सेलेक्टिंग ए स्मॉल पार्ट या सबसेट ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन और डाटा सेट और स्टडी और एनालाइज, उस सैंपल को एनालाइज या स्टडी करते हैं अपने रिसर्च के लिए। इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च सैम्पलिंग इज यूज इन एरियाज लाइक मशीन लर्निंग। जो भी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सैम्पलिंग जो भी होता है वो किस एरिया में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग एंड डाटा मीनिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सपेरिमेंट में, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी। द मेन गोल ऑफ सैम्पलिंग इज टू सेव टाइम एंड कॉस्ट। ऑब्वियसली सो सारा डाटा को तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते, उस पर एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ डाटा को सैंपल लेके उस पर हम एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। द मेन गोल ऑफ सैम्पलिंग इज टू सेव टाइम एंड कॉस्ट। जब पूरे डाटा को कलेक्ट करेंगे तो कॉस्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, प्लस एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सब सारी बातें हैं, तो इसलिए हम सैंपल करके हम ऑब्जर्वेशन निकालते थे। द मेन गोल ऑफ सैम्पलिंग इज टू सेव टाइम एंड द कॉस्ट, रिड्यूस एफर्ट एंड कॉम्पिटिशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकेंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इट इज यूज्ड when you want accurate and generalizable result। आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें पॉपुलेशन को हर एक मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। मतलब हर इंसान या डाटा पॉइंट के पास सैंपल में आने का बराबर चांस होता है। ये मेथड तब यूज होता है जब हमें एक्यूरेट, अनबायस्ड और जनरलाइजेबल रिजल्ट चाहिए होते हैं, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेशन दे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग,
इसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड रैंडमली। रैंडम नंबर जनरेटर और लॉटरी मेथड आर ऑफन यूज। इसमें ये मेथड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये क्या होता है? द पॉपुलेशन डिवाइड इनटू स्मॉलर ग्रुप, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्राटा, स्ट्राटा जिसको हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन ए कॉमन फीचर लाइक एज हो गया, एक्सपेरिमेंटल लेवल हो गया, या एक्सपीरियंस लेवल हो गया। तो इस चीज़ पे हम डाटा को एक ग्रुप में कलेक्ट करते हैं। तो ए पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप बेस्ड ऑन ए कॉमन फीचर सच एज एज, एक्सपीरियंस लेवल, एंड देन अ प्रोपोर्शनेट सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में। इन दिस मेथड एवरी केथ एलिमेंट लाइक फिफ्थ या 10th बोल सकते हैं इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट फ्रॉम ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि बड़ा सा डाटा सैंपल है तो उसको इस तरह से सैम्पलिंग लिया जाए, जैसे कि ऐसा बोल दिया जाता है कि कहीं से भी स्टार्ट करो बट एक एक गैप करके डाटा को लो, या दो दो गैप करके डाटा को लो, तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। तो इन दिस सैम्पलिंग एवरी केथ एलिमेंट लाइक इतना इतना इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट, या ऑर्डर लिस्ट बोल सकते हैं, फ्रॉम ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। सॉरी बहुत यार, थोड़ा 2-3 पेज और है क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। इन दिस मेथड डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक क्लस्टर बेस्ड ऑन लोकेशन, देन randomly selected some cluster and the collect data on the member of the those cluster। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉट इक्वल चांस। सब मेंबर को इक्वल चांस आने को नहीं मिलता है। वही लिखा होगा कि इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दिस मेथड इज यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वेयर टाइम इज शॉर्ट और द पॉपुलेशन इज अननोन। अब इसके टाइप्स होते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपोसिव जिसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग बोल सकते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये तीनों टाइप है। अब बात करते हैं सैंपल साइज एस्टिमेशन एंड सैम्पलिंग एरर्स के बारे में। गाइज उतना डिटेल्स तो मतलब नहीं कवर किए हैं, बट जितना भी किए हैं मतलब जल्दी जल्दी में जो भी हुआ है वो हम कर दिए हैं। तो अब हम सैंपल साइज एस्टिमेशन एंड, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब या आप रिसर्च करते हैं तो हर टाइम पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम सैंपल का यूज़ करते हैं, मतलब पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा ऑलरेडी पहले आपको बताया, जिससे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो वही लिखा हुआ कि व्हेन वी कंडक्ट रिसर्च इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम entire population, that's why we take sample so we can draw conclusion about the entire population. But one important thing, if the sample size is chosen incorrectly the results can be inaccurate or misleading। जब आप but one important thing, if the sample size is chosen incorrectly, जब सैंपल साइज इनकरेक्ट चूज करेगा तो हो सकता है आपका रिजल्ट इनएक्यूरेट आए, एक्यूरेट ना आए। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सैंपल साइज एस्टिमेशन एंड सैम्पलिंग है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सैंपल साइज एस्टिमेशन एंड सैम्पलिंग एरर के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज, यानी कि सैंपल सेवरल थिंग डिसाइड हाउ बिग योर सैंपल साइज शुड बी, मतलब कितना बड़ा आपका सैंपल साइज हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई? कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता होगा, यानी कि पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता होगा कि आपका सैंपल साइज कितना बड़ा हो सकता है, या मार्जिन ऑफ एरर पे डिपेंड करता होगा, या कॉन्फिडेंस लेवल पे, या अवेलेबिलिटी इन पॉपुलेशन पे डिपेंड करता होगा, या सैम्पलिंग मेथड पे। अब बात करते हैं सैंपल साइज कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक बेसिक फार्मूला है n=z² मल्टीप्लाई p इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई ई स्क्वायर, जहाँ पे ई क्या है, जेड क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल, ई क्या है, मार्जिन ऑफ एरर, एन क्या है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज, एंड द पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल। टूल्स फॉर सैंपल साइज एस्टिमेशन, कौन कौन सा सैंपल साइज एस्टिमेशन में यूज करते हैं? यू कैन ईजिली कैलकुलेट सैंपल साइजेज यूजिंग ऑनलाइन टूल्स सच एज द
और सॉफ्ट कैलकुलेटर, ये सब चीज़, जी पावर, ये सर्वे मंकी कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें हम, ये सब टूल्स हम यूज कर सकते हैं सैम्पल साइज एस्टिमेशन में। अब बात करते हैं सैम्पलिंग एरर क्या होता है, बस लास्ट हमारा है। अ सैम्पलिंग एरर हैपेंस व्हेन द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। एरर मतलब कुछ गलती, डिफॉल्ट। तो सैंपल एरर हैपेंस तब होता है व्हेन द सिलेक्टेड सैंपल, जो आप सिलेक्ट सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। देयर टू मेन टाइप्स, रैंडम एरर एंड द सिस्टमेटिक एरर। तो सो गाइज, यहाँ 2.2 जो भी है ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आप ओवरव्यू तो ले ही लिए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ये कैसा रहा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।